सुबह के 8 बज चुके थे। बिस्तर पर लेटा दीपक अभी भी अफवाहों में उलझा हुआ था कि उठकर बाहर चला जाए या अभी थोड़ी देर और लेटा रहे। और पिताजी के घर से चले जाने के बाद कमरे से बाहर निकले। तकरीबन 6 महीने पहले अपना 28वां जन्मदिन मनाने वाला दीपक अभी तक पूरी तरह से बेरोजगार था और पिताजी के रिटायर होने में 1 महीने से भी कम समय बचा था। 30 से ज़्यादा सालों तक ईमानदारी से नौकरी करने के बाद इस महीने के आखिर में रिटायर होने वाले पिताजी यानी राजेंद्र बाबू के रिटायरमेंट के बाद की कुल जमा पूंजी महज इतनी थी कि अगर राजेंद्र बाबू के रिटायरमेंट के बाद उनकी या दीपक की कमाई का कोई साधन नहीं जुटता है तो जमा पूंजी से महज 3 से 4 महीने ही घर का खर्च चल सकता था। और घर खर्च की इसी चिंता की वजह से पिता पुत्र यानी दीपक और राजेंद्र बाबू में आए दिन तकरार होती रहती थी। पिता से आए दिन होने वाली तकरार की वजह से ही सुबह 6 बजे से उठे होने के बावजूद दीपक ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था और लेटा हुआ उसी उलझन में उलझा हुआ था कि वो उठकर बाहर जाए या पिताजी के ऑफिस चले जाने का इंतजार करे। ऐसा नहीं था कि दीपक ने नौकरी के लिए प्रयास नहीं किए थे। पिछले 7-8 सालों में उसने प्राइवेट या सरकारी, बड़ी या छोटी, ऐसी कोई नौकरी नहीं छोड़ी थी जिसके लिए वो क्वालिफाई करता हो और जिसको पाने के लिए उसने हाथ पैर न मारे हों। लेकिन कारण भले ही सबके जुदा जुदा क्यों ना हो, नतीजा सबका एक ही था, नाकामयाबी। प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए वो योग्य नहीं पाया जाता था क्योंकि ना तो उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी और ना ही अनुभव। वही 20-22 साल के प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की लाइन लगी हो तो ऐसे में महज साधारण बीए पास 28 साल के अनुभवहीन बूढ़े को कौन नौकरी पर रखना चाहेगा। और अगर बात करें सरकारी नौकरी की तो उसे पाना उस जैसे जनरल कैटेगरी के पढ़ाई लिखाई में साधारण इंसान के लिए हिमालय की चोटी को फतेह करना सरीखा है, जिसे फतेह कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। दिनों दिन कम होती सरकारी नौकरियों में जब कभी उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली गिनती की नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलता है तो एक पोस्ट के लिए लाखों अभ्यर्थियों के बीच में पहले तो रिटर्न क्वालिफाई कर पाना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं, और अगर किसी तरह इस चुनौती से पा भी लिया जाए तो साक्षात्कार में बाहर होना महज वक्त की बात होती है, क्योंकि गिनती की जिन पोस्ट के लिए लाखों अभ्यर्थी घमासान मचाए हुए होते हैं अक्सर उनमें से ज़्यादातर पर चयन तो किसी और प्रक्रिया से पहले ही हो चुका होता है। कब तो बचेगा इस तकरार से, दीपक के मन में उसे समझाया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेरे पिताजी से सामना ना हो, अभी नहीं होता हो नहीं तो शाम को सामना होकर रहेगा, और जब भी सामना होगा पिताजी सुनाने से बाज नहीं आएंगे। और अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस जाते हुए वे अपना मूड खराब ना करने के चक्कर में कुछ ना कहें, लेकिन शाम को तो वे सुनाए बिना मानेंगे नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि पिताजी का सामना अभी कर लिया जाए और शाम को उनके सोने के बाद ही घर में घुसा जाए। हो सकता है कि ऐसा करने से रोज रोज होने वाली तकरार से ही छुटकारा मिल जाए। दीपक को अपने मन का विचार जचा और उसने बिस्तर त्याग कर बेडरूम से बाहर हॉल में कदम रखा। पिताजी हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। वो अभी बेडरूम से निकलकर हॉल में पहुंचा ही था कि राजेंद्र बाबू कह उठे, दीपू की माँ, महाराज इधर आज सोकर उठ गए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। पिताजी के तंज भरे वाक्य ने दीपक को भिन्ना कर रख दिया था, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप पर काबू में रखकर हॉल में रखे दीवान पर जा बैठा। लीजिए महाराज, अखबार पढ़िए। राजेंद्र बाबू ने उसकी ओर अखबार बढ़ाते हुए एक और तंज कसा। आप भी बस सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। माँ ने किचन से आते हुए पिताजी को टोका।
कम से कम ये तो सोच लेते कि बेचारा अभी अभी तो सोकर उठा है, और फिर जवान जहान बच्चों से हर वक्त ऐसी जबान दराजी करना अच्छा नहीं होता। लो, मैंने महाराजा धीराज की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी जो तुम मुझे नसीहत दे रही हो? लगता था कि आज राजेंद्र बाबू सोचे बैठे थे कि वे दीपक पर अपनी भड़ास निकाल कर ही ऑफिस जाएंगे। लिहाजा माँ के समझाने के प्रयास को नज़रअंदाज करते हुए उपरोक्त तंज कसने के साथ ही दीपक से सीधा मुखातिब होते हुए कह उठे, वैसे महाराजा धीराज, आपको पता है ना कि आज क्या तारीख है? दीपक अच्छी तरह से समझ रहा था कि पिताजी के इस सवाल का जवाब देते ही उनका अगला वार क्या होगा, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ रहा था कि अगर उसने उनके इस सवाल को इग्नोर कर भी दिया तो भी पिताजी बाज नहीं आएंगे, बल्कि हो सकता है कि चिढ़कर कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा ना कह दें। इसलिए उसने नज़रें झुकाकर बड़े ही धीमे स्वर में जवाब दिया, 5। तो फिर महाराज, आपको ये भी पता होगा कि आज से ठीक 25वें दिन आपके इस खादिम की सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद से आपका ये खादिम आपकी वैसी खिदमत नहीं कर पाएगा जैसी वो पिछले 28 सालों से करता चला आ रहा है। राजेंद्र बाबू ने हाथ जोड़कर बिल्कुल इस अंदाज में कहा जैसे दीपक को कोई राजा महाराजा हो और वे उसके कोई अदने से नौकर। पिताजी की ये हरकत देखकर उसका मन किया कि क्यों ना वो वापस अपने बेडरूम में चला जाए या फिर घर से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर ये सोचकर कि कहीं ऐसा करने से बात और ना बिगड़ जाए, उसने वापस बेडरूम में या घर से बाहर जाने के विचार को तिलांजलि देते हुए पिताजी की हरकतों के प्रति अपने मन में उमड़ते गुस्से को किसी तरह से काबू में रखते हुए कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? सिर्फ ये महाराजा धीराज कि आप जल्दी से जल्दी कोई काम धंधा ढूंढ लें, वरना अगले महीने के बाद से इस घर में चौका चूल्हा जलाने में भी परेशानी होने लगेगी। राजेंद्र बाबू ने यह बात भी कुछ ऐसे अंदाज में कही कि रोज़ रोज़ इसी मसले पर होती चिक से पहले से ही भरे बैठे दीपक का अंतर मन भीतर तक सुलग उठा, और रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद उसके मुंह से निकल ही गया, अगर 30 साल से ज़्यादा की नौकरी के बाद आपके रिटायर होने के कुछ दिनों के बाद ही घर में खाने के लाले पड़ने की नौबत आने वाली है, तो मेरे ख्याल से तो इसका मतलब है कि आपने इतने साल नौकरी नहीं करी बल्कि झक मारी है। दीपक की ये बात सीधे तीर की तरह चुभी राजेंद्र बाबू को। बकवास बंद कर अपनी, गरजते हुए तमक कर वे इतने तेज झटके से उठे खड़े हुए कि टेबल पर रखे नाश्ते की प्लेट एक झटके से दूर जा गिरी। माँ, जो शुरू में तो पिता पुत्र में होने वाली इस बहसबाजी में के मध्यस्थ की भूमिका निभाती थी, लेकिन फिर जब ये बहसबाजी रोज़ रोज़ का शगल होने लगी तो उसने भी अपनी मध्यस्थ की भूमिका को केवल बात बात को हद से आगे न बढ़ने तक सीमित कर लिया था। राजेंद्र बाबू की गरजती आवाज़ और नाश्ते की प्लेट के फर्श से टकराने से उत्पन्न गूंज से समझ गई कि अब उसका मध्यस्थ की भूमिका निभाने का समय आ गया। लिहाजा उसने किचन से हॉल में आते हुए राजेंद्र बाबू को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, शांत हो जाओ दीपू के बापू, आप भी बच्चों की छोटी छोटी बातों का इतना बुरा मान जाते हो। और फिर उन्होंने कुशल मध्यस्थ की भांति दीपक को झाड़ते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुझे ये सब बोलने की? जब इतनी देर से चुप था तो क्या थोड़ी देर और चुप नहीं रह सकता था? लेकिन दीपक की जवान से निकले तीर ने राजेंद्र बाबू के अंतर्मन को तो भेद ही दिया था। लिहाजा अपनी पत्नी की बात को अनसुना करते हुए वे गरजे, सुन रही हो ना, दीपक की माँ कह रहा है कि हमने 30 साल नौकरी नहीं बल्कि झक मारी है। अरे बच्चू, भले ही हमने सारी जिंदगी झक मारी है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल कर दिया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको।
लेकिन तुमने अब तक क्या किया? 30 साल के होने के आए हो, लेकिन अभी तक एक पैसे तक की औकात नहीं है तुम्हारी। इतना बड़ा होने के बावजूद माँ बाप का सहारा बनना तो दूर, एक एक पैसे के लिए अभी तक मोहताज हो हमारे। हमसे जवान लड़ाने से पहले जरा अपने गिरेबान में भी तो झांक लेते। अपने साथ के लोगों को देखो, पूरी पूरी गृहस्थी का बोझ उठा रहे हैं, और एक तुम हो जो अभी तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पर ही पल रहे हो। माँ, जिसे राजेंद्र बाबू की बात अच्छी नहीं लग रही थी, समझ रही थी जब उसे ये बात बुरी लग रही है तो दीपक को कितनी ठेस पहुंच रही होगी। लिहाजा उसने तुरंत बात को संभालने का प्रयास करते हुए कहा, अरे आप भी ना गुस्से में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलने लग जाते हो। ना कोई किसी को पाल रहा है और ना ही कोई किसी के टुकड़ों पर पल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, तलवार के घाव से ज़्यादा गहरा घाव जवान का होता है, और ऐसा ही कुछ दीपक के साथ हुआ। राजेंद्र बाबू के शब्दों ने दीपक के दिलो दिमाग पर बेरोजगारी और नाकामयाबी से उत्पन्न निराशा और कुंठा, हताशा और बेचैनी को इस बुरी तरह भड़का दिया कि वो दीपक की जुबान से शब्दों के रूप में बह निकली, और वो गुस्से भरे स्वर में कह उठा, मैं तो अपने गिरेबान में हर वक्त झांकता हूँ और इसलिए जानता हूँ कि मैं बेरोजगार, निखट्टू और नाकाबिल इंसान हूँ। लेकिन काश कि आप भी एक बार अपने गिरेबान में झांक लेते तो शायद आप समझ पाते कि मेरी आज की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। क्या मतलब? दीपक को घूरते हुए पूछा राजेंद्र बाबू ने। मतलब ये कि अगर आज मैं बेरोजगार हूँ तो उसके लिए आप भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। ना चाहते हुए भी दीपक के मुंह से शब्दों के रूप में उसके भीतर की फ्रस्ट्रेशन निकलती चली गई। अगर आज मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो इसकी वजह यह नहीं कि मैं उस डिग्री के काबिल नहीं था, बल्कि उसकी वजह यह है कि आपकी इतनी सामर्थ्य ही नहीं थी कि आप मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करा सकती। आप भी जानते हो कि कम से कम 2 सरकारी नौकरियां तो मेरे हाथ से इस वजह से निकली हैं क्योंकि आपके पास अधिकारियों पर चढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए नहीं थे। और फिर जब मैंने आपसे कहा कि आप 1-2 लाख का इंतज़ाम कर दो, बाकी का इंतज़ाम मैं खुद करके कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, तो आपने साफ इनकार कर दिया। अब आप खुद सोचो कि मेरी बेरोजगारी मेरी नाकाबिलियत की वजह से है या आपकी काबिलियत की वजह से? खबरदार जो एक और शब्द मुंह से निकाला। दीपक की बातों से तिलमिलाए राजेंद्र बाबू इतनी जोर से चीखे कि उनका पूरा वजूद ही कांप उठा था। शर्म नहीं आती तेरे को जो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा अपने बाप के सिर पर फोड़ रहा है? माना कि मेरी ईमानदारी की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति कभी ऐसी नहीं रही कि मैं तुम्हारी हाई फाई ज़रूरतें पूरी कर पाता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल तो बनाया ही है ना। तेरे अलावा भी मेरी कुछ और जिम्मेदारियां थीं, बेटी की शादी करनी थी वगैरह। अगर मैं सब कुछ तुझ पर ही लुटा देता तो निभा लेता अपनी जिम्मेदारियां। मेरी काबिलियत पर उंगली उठाने से पहले ज़रा ये तो सोच लेता कि मैं कितना भी नाकाबिल क्यों ना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी की हैं ना मैंने। लेकिन तुम्हारी काबिलियत का आलम तो ये है कि मेरे रिटायर होने के बाद इस घर में 2 वक्त का खाना भी पक सकेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मेरी रोटी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक झटके से दीवान से खड़े होते हुए कहा दीपक ने, मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ रहा हूँ। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूँगा जब कुछ नहीं तो कम से कम अपने बूते पर अपनी रोटी का जुगाड़ कर चुका हूँगा। अपनी बात खत्म करते ही वो माँ की पुकार को अनसुना करता हुआ दनाता घर से बाहर निकल गया। दोपहर को 1 बज रहा था। दीपक शहर से बाहर बने एक पार्क के एक विशाल पेड़ के नीचे अधलेटा सा सोच विचार में डूबा हुआ था। सुबह घर से निकलते वक्त उसके
दिमाग में जो गुस्सा भरा हुआ था वो इस समय तक तकरीबन शांत हो चुका था, लेकिन पिताजी के प्रति उसके मन में जो कड़वाहट थी उसमें कोई कमी नहीं हो रही थी। और शायद यही वजह थी कि पिताजी के 2-3 बार कॉल करने के बावजूद उसने उनकी कॉल रिसीव नहीं की थी। लेकिन हाँ, माँ से ज़रूर फ़ोन करके कह दिया था कि वो चिंता ना करें। तभी उसके फ़ोन की घंटी फिर से बज उठी। पिताजी एक बार फिर से कॉल कर रहे थे, लेकिन दीपक ने एक बार फिर कॉल रिसीव करने के बजाय फ़ोन की रिंग को ही साइलेंट कर दिया। पिताजी की इस कॉल ने उसका ध्यान पिताजी की ओर घुमा दिया। जब एक बार उसने राजेंद्र बाबू के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन संघर्ष के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि भले ही पिताजी का लहजा गलत रहा हो, लेकिन जो कुछ भी वे कह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो थी। जिंदगी भर सरकारी महकमे में ईमानदारी से नौकरी करके जूनियर क्लर्क से हेड क्लर्क तक का सफ़र तय करने वाले राजेंद्र बाबू की तनख्वाह कभी भी इतनी नहीं रही थी कि महीने के आखिर में खींचतान ना करनी पड़ती हो। उसे याद आया कि बड़ी ज़रूरतें जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी या कोई और फंक्शन इत्यादि होने पर पिताजी अक्सर ऑफिस से उधार लेते और फिर उसे अपनी तनख्वाह में से कटाते रहते थे। लिहाजा पहले से कम तनख्वाह और कम हो जाती थी। परिवार की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की मारामारी और आपाधापी में उलझे पिताजी को उसने अपनी 28 साल की ज़िंदगी में शायद ही कभी खुश या हंसते मुस्कुराते देखा था। जब जीवन की बेसिक ज़रूरतों के लिए ही हर महीने मारामारी होती हो तो बच्चों को महंगे प्रोफेशनल कोर्स कराने की बात कोई कैसे सोच सकता था। उसे ध्यान आया कि 2 साल पहले उसकी बहन की शादी के वक्त पिताजी ने अपने आप को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोई ऐसा साधन नहीं था जहाँ से उन्होंने पैसा जुटाने की कोशिश न की हो। अपने प्रोविडेंट फंड का जितना पैसा वे निकाल सकते थे निकाल कर उन्होंने शादी में लगा दिया था। लिहाजा आज रिटायरमेंट की कगार पर खड़े पिताजी लगभग खाली हाथ हैं और ऐसे में अपने इकलौते 28 साल बेरोजगार बेटे पर उनका झुंझला जाना या उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देना शायद अस्वाभाविक तो नहीं। मोबाइल फ़ोन की लगातार बजती घंटी ने दीपक को सोच के भंवर से बाहर निकाला। इस बार कॉल माँ का था। हाँ माँ, उसने कॉल अटेंड की। बेटा तो उनकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? माँ ने पूछा। माँ, आप बात को समझने की कोशिश करो, उसने माँ को समझाते हुए कहा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया है और मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर पिताजी से बहसबाजी हो और फिर मेरा दिमाग खराब हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आगे तुम लोगों की निभेगी कैसे। माँ को एक अलग ही चिंता थी। अभी तुम लोगों के बीच में इतनी तलखी है तो फिर आगे उम्र बढ़ने पर तो पता नहीं क्या ही होगा। माँ, क्या आपने यही बात करने के लिए फ़ोन किया था या फिर कोई और भी बात करनी थी? दीपक की बात से माँ को तुरंत समझ गई कि वो उनकी प्रवचन भरी बातें सुनने के मूड में नहीं है और कहीं वो फ़ोन न काट दे, इसलिए उन्होंने तुरंत मुद्दे की बात पर आते हुए कहा। फ़ोन तो मैंने बेटा इसलिए किया था कि अभी जब तूने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मिश्रा भाई साहब से तुम्हारे लिए बात की है और भाई साहब ने कहा है तुम अभी जाकर उनसे मिल लो। वे देख लेंगे कि वे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मिश्रा भाई साहब यानी नरेंद्र मिश्रा वे थे जो राजेंद्र बाबू के बचपन के परम मित्र, लेकिन दोनों ही विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ राजेंद्र बाबू सीधे सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे, वहीं मिश्रा जी जुगाड़ू, चलते पुर्जे और ईमानदारी से 10 फुट की दूरी बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। इसे शायद दोनों के व्यक्तित्व के अंतर का ही नतीजा कहा जाएगा कि भले ही राजेंद्र बाबू और मिश्रा जी दोनों ने तकरीबन साथ साथ ही अपने कैरियर की शुरुआत अलग अलग सरकारी
महकमों में बतौर जूनियर क्लर्क की थी, लेकिन 30 साल बाद आज जहां राजेंद्र बाबू जूनियर क्लर्क से हेड क्लर्क तक ही पहुंच पाए थे, वही मिश्रा जी अपने महकमे में वरिष्ठ अधिकारी थी। माँ, तुम कह रही हो तो मैं जाकर मिश्रा अंकल से मिल लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ पिताजी से कह दो कि वे मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। कैसी बात कर रहा है बेटा, आखिर वे पिता हैं तुम्हारे लिए अगर वे परेशान नहीं होंगे तो और कौन होगा। माँ ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करते हुए कहा, तुम उनकी हर बात की नकारात्मक तरीके से मत लिया करो। वे जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। दीपक समझ गया कि अगर उसने बात को यहीं खत्म नहीं किया तो माँ का सलाहों का पिटारा फिर से खुल जाएगा। लिहाजा उसने तुरंत ही माँ की बात को बीच में काटते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं अब समझ गया हूँ। मैं अभी जाकर मिश्रा अंकल से मिल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या रहा। और फिर उसने माँ का जवाब सुने बिना फ़ोन काट दिया। मिश्रा जी के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त दीपक का दिमाग बुरी तरह से भन्नाया हुआ था। पिताजी राजेंद्र बाबू के प्रति उसका गुस्सा, जो थोड़ा शांत हो चला था, एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच गया था। माँ से बात होने के बाद वो तुरंत मिश्रा जी से मिलने उनके ऑफिस चला गया था। महकमे के बड़े अधिकारी होने के नाते ऑफिस में मिश्रा जी का अपना निजी केबिन था। दीपक जब उनसे मिलने पहुंचा तो वे अपने बचपन के मित्र के पुत्र से बड़े ही प्रेम भाव से मिले। चाय नाश्ते के दौरान उन दोनों के मध्य औपचारिक बातचीत होती रही और चाय नाश्ते के बाद जब चपरासी उनकी मेज साफ करके केबिन से बाहर चला गया तो उन्होंने एकदम से मुद्दे की बात पर आते हुए बताया कि उनके महकमे में असिस्टेंट की एक पोस्ट खाली है, जिस पर वे जुगाड़बाजी करके उसको लगवा सकते हैं। इस जुगाड़बाजी का कुल खर्च वैसे तो 5 से 7 लाख रुपए बैठता है, लेकिन अपने बचपन के दोस्त के पुत्र की खातिर अपने बड़े अधिकारियों की खुशामद करके वे ये काम सस्ते में करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। देखो बेटा दीपक, राजेंद्र मेरा तब का दोस्त है जब हम दोनों निक्कर पहना करते थे। उन्होंने अपनी जुगाड़बाजी के खर्चे को जस्टिफाई ठहराते हुए उससे कहा, उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर किसी को कोई शक या शुबह नहीं है। यहाँ तक कि अधिकारी वर्ग भी उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हैं और इसलिए उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन सम्मान अपनी जगह है और काम और उस पर होने वाला खर्चा अपनी जगह। तुम इस बात को यूँ समझो कि ये राजेंद्र के सम्मान का ही नतीजा है। जिस काम की कीमत 5-7 लाख रुपए या उससे कहीं ज़्यादा है, 2-3 लाख रुपए में निपट जाएगा। मिश्रा अंकल की बात सुनते ही दीपक समझ गया कि ये बेल भी मुड़े नहीं चढ़ने वाली, क्योंकि उसके पिताजी ने अगर पैसे देकर ही उससे नौकरी दिलवानी होती तो पहली 2 नौकरियां ही क्यों हाथ से जाती। लेकिन प्रत्यक्षतः उसने इतना ही कहा, जैसा आप उचित समझें। पापा से बात कर लें। मिश्रा जी ने उसी समय अपने मोबाइल से राजेंद्र बाबू को कॉल लगा दी और फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। पैसे की बात सुनते ही राजेंद्र बाबू एकदम से भड़क गए। मिश्रा जी ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र बाबू टस से मस न हुए। बल्कि बातचीत में एक दौर तो ऐसा भी आया कि वे मिश्रा जी को ही बुरा भला कहने लग गए। और जब मिश्रा जी को ये लगा कि अगर उन्होंने अपने बचपन के मित्र को नहीं रोका तो वो निश्चित ही कोई ऐसी बात कह देगा जिससे बरसों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है, तो ये कहते हुए कि ठीक है, फिर सोचते हैं कि और क्या किया जा सकता है, फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट होते ही दीपक झेंपता हुआ सा अपनी सीट से उठा और मिश्रा जी से नज़रें चुराता हुआ बोला, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। कोई और व्यवस्था हो तो बताना। ठीक है बेटा,
तुम चिंता मत करना, मैं करता हूँ कुछ। मिश्रा जी ने उसे सांत्वना देने के बाद गंभीर स्वर में नसीहत देते हुए कहा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि राजेंद्र को अपनी सोच बदलनी चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन आज कंपटीशन के इस दौर में जब बड़े से बड़े धुरंधरों की सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, तो बेटा तुम खुद ही सोचो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारे और नौकरी के बीच का फासला बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और मिश्रा जी की बात खत्म करते ही दीपक उनके केबिन से बाहर निकल गया। अपने भन्नाए हुए दिमाग को काबू में करने के लिए वो मिश्रा जी के ऑफिस के पास लगी चाय की रेहड़ी पर चाय पीने लगा था। अभी उसने चाय के एक दो सिप ही लिए थे कि उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा, स्क्रीन पर पापा फ्लैश होता देख उसका सारा वजूद सुलग उठा। एक बारगी को तो उसने सोचा कि क्यों ना कॉल को इग्नोर कर दे, लेकिन फिर पता नहीं जाने क्या सोचकर उसने कॉल रिसीव कर ली। अभी राजेंद्र बाबू ने उधर से हेलो की ही कहा था कि दीपक के मुंह के से शब्दों का सैलाब फूट पड़ा। आप कुछ समझते भी हैं? क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? भभकते स्वर में वो कहता चला गया, जब आपकी जेब में देने के लिए 2 पैसे नहीं हैं तो फिर मुझे क्यों भेजते हो ऐसी जगहों पर बेइज्जती कराने को? आप नहीं समझ सकते कि मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हो रही थी जब आप अपने फालतू के आदर्शों के चक्कर में मिश्रा अंकल से बहस कर रहे थे। आप कब समझेंगे इस बात को कि आपके आदर्श आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उनको उतना ही महत्वपूर्ण समझता हो। आपको नहीं समझ में आता कि आपकी इन फालतू की बहसबाजियों के चक्कर में हमारे हर उस इंसान से जो हमारे काम आ सकता है संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। भले ही आपको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। जानते हैं चलते वक्त मिश्रा अंकल ने मुझसे क्या कहा? सांस लेने के लिए रुका दीपक। इस दौरान फ़ोन पर सन्नाटा पसरा रहा, एक गहरा सन्नाटा। क्षणिक अंतराल के बाद दीपक ने फिर से मोर्चा संभालते हुए कहा, उनका कहना था कि राजेंद्र को समझने की ज़रूरत है कि उसकी औलाद यानी कि मैं कोई इतना काबिल इंसान नहीं हूँ जो मुझे बिना लिए दिए कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और अगर राजेंद्र ने अपने आप को नहीं बदला तो नौकरी मेरे लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। मैं जानता हूँ कि मिश्रा अंकल ने जो कुछ कहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप आज अभी से मेरे मामलों में दखल देना बंद कर दें। मुझे जो करना होगा खुद कर लूँगा। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अब आप कुछ मत करना, और अगर कुछ करने का बहुत ही ज़्यादा मन करे तो ये सोचकर अपने मन को मना लेना कि आपका कोई बेटा नहीं है। अगर कोई था भी वो कल कब का मर खप गया। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नमस्ते। अपनी भड़ास निकालने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट करने के साथ फ़ोन को स्लीप मोड में डाल दिया। पक्षी की बीट माथे पर गिरते ही दीपक की नींद एक झटके में खुल गई। वो एक झटके में हड़बड़ा कर उठा। पहले तो कुछ एक क्षण उसे समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। उसने अपने चारों ओर देखा तो फिर उसकी समझ में आया कि वो उसी पार्क में उसी पेड़ के नीचे सोया पड़ा था जहाँ वो मिश्रा जी से मिलने उनके ऑफिस में जाने से पहले लेटा था। मोबाइल से अभी भी दोस्त की हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, जिनके जीते जी जिन्हें वो अपनी हर परेशानी समस्या और कारण समझाता था। उनके जाने की खबर सुनते ही पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने
उसका सब कुछ छीन लिया और अपना सब कुछ लुटा चुकने के बाद वो एकदम असहाय सा हो चुका था। कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया और उसके रुंधे गले से केवल यही अल्फाज निकल सके, आ रहा हूँ। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही दीपक का रिक्शा गली में घुसा, उसे अपने मकान के सामने लगा तंबू और लोगों का जमघट नजर आने लगा। दीपक ने रिक्शा वहीं गली के छोर पर ही छोड़ दिया और पैदल ही अपने घर की ओर बढ़ चला। दीपक को आता देख उसके परिचित और दोस्त उसकी ओर लपके और उसके घर पहुंचने से पहले ही थाम लिया। एक आध दो को छोड़कर, जिन्होंने दबे स्वर में उसकी अब तक अनुपस्थिति और उसके मोबाइल के कनेक्ट न हो पाने के बारे में सवाल किया। बाकी सभी ने मौन रहकर बारी बारी से उसके कंधे, हाथ, बाहें इत्यादि थाम कर आंखों ही आंखों में अपनी संवेदना प्रकट की। घर के बाहर पहुंचकर वो धमक कर खड़ा हो गया। घर के भीतर से निकलकर उसके कानों से टकराते माँ और अन्य परिचित महिलाओं के करुणा क्रदन के स्वर ने उसे विचलित कर दिया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर के भीतर प्रवेश कर सके, लेकिन भीतर तो जाना ही था। अभी उसने भीतर जाने के लिए पहला कदम उठाया ही था कि भीतर से निकलते हुए रहमान अंकल ने उसे थामते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हुआ जो तू मुझे यहीं मिल गया। भीतर चलने से पहले ज़रा मेरे साथ साइड में चल, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी। रहमान राजेंद्र बाबू के ऑफिस में उनके सीनियर ऑफिसर थे। दीपक को याद आया कि 30 मिस्ड कॉल में कम से कम 5 मिस्ड कॉल तो अकेले रहमान अंकल के ही थे। एक बारगी को दीपक की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर असमंजस के भाव लिए रहमान अंकल के साथ एक साइड में चला पड़ा। उन दोनों को इस तरह एकांत में एक साइड में जाता देख एक दो खास रिश्तेदारों और परिचितों ने पीछे आने की कोशिश की, तो रहमान ने विनम्रता से उन्हें रोकते हुए कहा, अगर आप लोग बुरा न माने तो प्लीज़ हम लोग 2 मिनट बात कर लें। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पीछे आने वाले लोग वहीं से वापस लौट गए। एकांत में पहुंचते ही दीपक ने सबसे पहले अपना वही प्रश्न रहमान से पूछ लिया जो उसे अभी तक परेशान कर रहा था। आखिर हुआ क्या पापा को? अच्छे भले तो थे। डॉक्टर का कहना है कि सडन में सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। रहमान अंकल ने जवाब दिया। 3 साढ़े 3 बजे की बात है। मैं तो उस समय अपने केबिन में था। राजन जी के पड़ोसी का कहना है कि वे फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उसका कहना है कि उसे यह तो नहीं पता कि राजन जी की फ़ोन पर किससे और क्या बात हुई, लेकिन उसने ये ज़रूर नोट किया कि फ़ोन पर बात खत्म होने के बाद वे बड़े परेशान से हो उठे थे। इतने परेशान कि बेचैनी से उठकर टहलने लगे थे। उसने पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन उन्होंने उसे टाल दिया और फिर टहलते टहलते ही एकाएक धड़ाम से गिर पड़े। हम लोग फटाफट इन्हें लेकर अस्पताल भागे, जहाँ डॉक्टर ने इन्हें चेक करते ही नो मोर कह दिया। उसके बाद हमने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की, तुम्हारा तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था। क्या हो गया था तुम्हारे फ़ोन को, और अब तक कहाँ थे तुम? भला दीपक क्या जवाब देता? रहमान की बात सुनते ही उसका खुद का कलेजा मुंह को आ गया था। भले ही रहमान और राजेंद्र बाबू के अन्य सहकर्मी न जानते हों, लेकिन दीपक से बेहतर कौन ये समझ सकता था कि वो फ़ोन कॉल जिसके बाद ये हादसा हुआ किसकी थी। उसे लगने लगा कि जाने अनजाने ही सही, लेकिन अपने पापा की मौत का जिम्मेदार वो खुद है।
मन में ये ख्याल आते ही कि अपने पापा की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही है। दीपक के मन में आत्मग्लानि का तूफान सा उमड़ने लगा और एक बार फिर से उसकी आंखें भरने लगीं। जब कुछ देर तक रहमान को अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला तो वो समझ गया कि दीपक जवाब नहीं देना चाहता। लिहाजा उन्होंने ज़्यादा कुरेदने के बजाय उस मुद्दे की बात पर आना ज़्यादा बेहतर समझा जिसके लिए वे दीपक को यहाँ एकांत में लाए थे। देखो बेटे, जो होना था वो हो चुका। जाने वाले वापस नहीं आया करते। रहमान ने गंभीर स्वर में बात शुरू करते हुए कहा, हो सकता है कि मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगे और हो सकता है कि तुम ये सोचने लगो कि कितने नीच इंसान हैं रहमान अंकल, जो इस मौके पर जब मेरे बाप की मिट्टी मेरे घर पर पड़ी है मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। आत्मग्लानि में सिर झुकाए अपने ख्यालों में डूबे दीपक को रहमान अंकल की बात सुनकर एक झटका सा लगा। उसने एक झटके से सिर उठाकर रहमान अंकल की ओर देखा। मेरी बात का बस बुरा मत मानना बेटे, लेकिन तुम्हारे बाप की मौत के मातम के पीछे तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी की खुशियाँ छिपी हैं। रहमान ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर गंभीर स्वर में कहा, राजेंद्र जी की मौत ऑन ड्यूटी हुई है और नियमों के मुताबिक उनकी जगह पर तुम्हें अनुग्रह के आधार पर नौकरी मिल सकती है। मैं हेड ऑफिस से सारी बातें कर चुका हूँ। तुम राजेंद्र जी का संस्कार और अन्य रिचुअल करने के बाद जितना जल्दी हो सके ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। तब तक मैं सारी तैयारी करके रखता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि राजेंद्र जी की 13वीं से पहले नियुक्ति पत्र तुम्हारे हाथ में होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद रहमान अंकल ने दीपक का कंधा थपथपाया और वापस चल दिए। अपने से दूर जाते हुए रहमान अंकल की पीठ को देखते हुए दीपक के दिमाग में केवल एक ही प्रश्न कौंध गया कि वो अपने बाप की मौत का मातम मनाए या अपने को नौकरी मिलने का जश्न। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।